गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड की जो इम्यूनोलॉजी यूनिट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी होती क्या है और प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी जंतु के शरीर पर वातावरण में उपस्थित कई प्रकार के विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, इन सभी का जंतुओं के शरीर पर किसी न किसी रूप से आक्रमण होता रहता है। शरीर में भी वातावरण से विषैले पदार्थ जो है वो प्रवेश करते रहते हैं। शरीर के भीतर भी रोगग्रस्त ऊतकों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो आक्रामक जीव है और एंटीजन है, इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए या इनका प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन की शाखा जो है वो इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। प्रतिरक्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत, वर्गीय और प्रजातीय। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, और प्रथम प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो है सहज प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी जो है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो है इसमें प्राणियों में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जन्म से ही पाई जाती है, इसलिए इसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा संक्रमण के प्रति ऐसा प्रतिरोध है जो व्यक्ति विशेष अपनी आनुवंशिक व संगठनीय बनावट में धारित किए रहता है। प्रतिरक्षा की क्षमता का संबंध आनुवंशिक होता है। इन्हें प्रतिजैविक पदार्थों के लिए बाह्य स्रोत पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। इस प्रकार से सहज प्रतिरक्षा जो है यह नॉन स्पेसिफिक होती है और 3 भागों में इसे डिवाइड करते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा या इंडिविजुअल इम्यूनिटी। किसी व्यक्ति विशेष में विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरक्षा की क्षमता पाई जाती है जो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होती, अर्थात एक व्यक्ति में एक रोग प्रतिरक्षा की क्षमता हो सकती है जो दूसरे व्यक्ति में उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा की क्षमता का अभाव होता है। अतः इस प्रकार की प्रतिरक्षा को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरी जो प्रतिरक्षा है वो है वर्गीय प्रतिरक्षा। कुछ विशेष वर्ग के प्राणियों में विशिष्ट रोग नहीं होते, जैसे मनुष्य में पोलियो, मम्प्स, हैजा, खसरा, सुजाग, ये गंभीर होते हैं जो अन्य स्तनधारियों में नहीं पाए जाते। प्रतिरक्षा के ऐसे रोगों से शरीर की सुरक्षा करती है, इसे स्पीसीज इम्यूनिटी कहते हैं। रेशियल इम्यूनिटी, रोग के प्रभाव के प्रति प्रजातीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। निग्रो प्रजाति के लोग में येलो फीवर नहीं होता, जबकि अन्य प्रजातियों में यह रोग होता है। इसी प्रकार अल्जीरिया की भेड़ों और यूरोप की भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग के प्रति प्रतिरक्षा के अंदर अंतर पाया जाता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो इस प्रकार है, आयु या एज। आयु के साथ साथ रोग प्रतिरक्षा की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। नवजात शिशुओं में युवावस्था की तुलना में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। प्रतिरोधी तंत्र का विकास आयु के साथ साथ होता है। वृद्धावस्था में प्रतिरोध क्षमता निरंतर कम होती जाती है। इसके प्रमुख कारण शारीरिक निर्बलता, शारीरिक असामान्यताएं, धूम्रपान भी जो है इस प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन, पोषण सहज प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। अच्छा पोषण जो है वो प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, जबकि कुपोषण
प्रतिरोध क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसमें फेगोसाइट की सुरक्षा प्रणाली क्षीण हो जाती है और कभी कभी कुपोषण के कारण सहज प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ जाती है। हार्मोन कई रोग जैसे मधुमेह, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रीनल ग्रंथि की विकृति यह सहज प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैसे संक्रमण के प्रति कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रभावित करते हैं। ये पोषकीय प्रतिरोध को कम करती हैं क्योंकि हार्मोन शोधरोधी और भक्षण कोशिका क्रियारोधी होते हैं। लिंग भेद, एक ही जाति के नर और मादा में सहज प्रतिरक्षा क्षमता लगभग समान होती है, परंतु हेपेटाइटिस और व्हूपिंग कफ नर की तुलना में मादाओं में अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जातीय और प्रभेद, अलग अलग जंतुओं की जाति और प्रभेद में प्रतिरोध क्षमता जो है वो अलग पाई जाती है। जैसे चूहों में मनुष्य व गिनी पिग की तुलना में डिप्थीरिया के प्रति अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो सहज प्रतिरक्षा की क्रियाविधि जो है वो इस प्रकार है कि त्वचा और उपकला सतहों द्वारा संक्रमण का प्रतिरोध, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली जो शरीर का आवरण बनाती है सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है और शरीर को रक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से यह एक मैकेनिकल बैरियर होता है। आमाशय, भोजन के साथ में आए सूक्ष्म जीव को साधारणतः आमाशय के अम्लीय स्राव जो है और एंजाइम जो है इनको नष्ट कर देते हैं। फेगोसाइटिक क्रिया के द्वारा जलीय अंतःकला संस्थान की वृहत मैक्रोफेज कोशिकाएं जो है, रुधिर की मोनोसाइट और फेगोसाइट कोशिकाएं, आरबीसी कोशिकाएं जो है, ये सभी फेगोसाइटिक क्रिया के द्वारा बैक्टीरिया और अनेक अन्य प्रवेश करने वाले रोग जनकों को नष्ट करती है। फेगोसाइटिक कोशिकाएं रसायन अनुचलन के परिणाम स्वरूप इन्फ्लेमेशन स्थल पर काफ़ी अधिक संख्या में पहुंच जाती है और बाहर से प्रवेश करने वाले कणमय पदार्थों का भक्षण करती है। इसी प्रकार रुधिर में भी कई ऐसे रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जो बाहरी जीवों के अंदर या रोग जनकों में से टॉक्सिन्स से संयुक्त होकर इनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे लाइसोजाइम, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जीवाणु पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से बेसिक पॉलीपेप्टाइड, ये कुछ प्रकार के ग्राम धनात्मक जीवाणुओं से प्रतिक्रिया करके उन्हें निष्क्रिय करते हैं। ऐसे पॉलीपेप्टाइड के उदाहरण हैं ल्यूकिन और प्लेकिन्स। पूरक तंत्र, ये ऐसा तंत्र है जिसमें लगभग 20 प्रोटीन होते हैं जो कई तरीकों से सक्रिय होकर जीवाणु को नष्ट करते हैं। पेशी ऊतक में पाया जाने वाला अम्लीय पदार्थ लैक्टिक अम्ल भी शोध क्षेत्र में प्रतिजीवाणु पदार्थ के रूप में सहायक होते हैं। इंटरफेरोन, कुछ कोशिकाएं वायरस के संक्रमण के फलस्वरूप इंटरफेरोन नामक प्रोटीन को स्रावन करती है। इंटरफेरोन कोशिकाओं के दूसरे समूह को प्रतिवायरस या एंटीवायरल प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है जो वायरस के लिए आवश्यक वृहद कणों या फिर फेगोसाइट्स के निर्माण को रोकते हैं। इस प्रकार वायरस के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। इंटरफेरोन प्राकृतिक मारक या नेचुरल किलर सेल्स कोशिकाओं को भी उत्तेजित करते हैं। यह कोशिकाएं उन पोषक कोशिकाओं को पहचान लेती हैं जिसमें वायरस का संक्रमण हुआ है एवं उन्हें तुरंत नष्ट कर देती है। नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, ये बाहरी कोशिकाओं, ट्यूमर कोशिकाओं और अन्य संक्रामक कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरी जो प्रतिरक्षा है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है इसमें कुछ रोगों के लिए बाह्य क्षमता जो है बाह्य स्रोत से शरीर में प्रवेश करके उत्पन्न करा दी जाती है। इस प्रतिरोधी क्षमता को जो है जीव अपने अनुसार ग्रहण करता है। इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा की एक निश्चित अवधि होती है और इस अवधि के समाप्त होने पर इसका प्रभाव जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो अस्थायी होती है। वैक्सीन्स और प्रतिजैविक उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के सरल साधन होते हैं
उपार्जित प्रतिरक्षा द्वारा भयंकर रोग जैसे चेचक, टिटनस, खसरा, पीत ज्वर, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो इनके प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। उपार्जित प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरोध प्रतिजन के द्वारा उद्दीपन मिलने पर उत्पन्न होता है। एंटीजन के प्रवेश करने के फलतः शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है। इसके परिणाम स्वरूप एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडी रोग विशेष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। और सक्रिय प्रतिरक्षी जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षी जो है वो शरीर में कुछ पाए जाते हैं, जैसे उपार्जित सक्रिय प्रतिरक्षा प्राकृतिक होती है। जैसे एक व्यक्ति चेचक के रोग से पीड़ित होकर पुनः स्वस्थ हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को पुनः चेचक रोग नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर में प्रतिरक्षा की क्षमता पूर्व में ही विद्यमान होती है, क्योंकि वह स्वयं प्रतिजीवी का निर्माण कर चुका होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है इसका प्रभाव अधिकांशतः लंबे समय तक बना रहता है। विकासशील देशों में व्यक्तियों में पोलियोमाइलिटिस के प्रति प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा अधिक संख्या में देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में पोलियो वायरस के बार बार संक्रमण के कारण से यह होता है। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा जो है इनको वैक्सीन या एंटीजन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। टीकों को मृत या जीवित या क्षीणीकृत सूक्ष्मजीवों या इनके उत्पादों से बनाया जाता है, जैसे बैक्टीरियल वैक्सीन्स। ये जीवित ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका, मृत टाइफाइड के लिए TAB का टीका, और जीवित जो है उसमें ओरल पोलियोमाइलिटिस, किल्ड में पोलियोमाइलिटिस के लिए साक वैक्सीन। जीवाणु उत्पाद में जो है डिप्थीरिया और टिटनस के लिए टॉक्सिन्स। इस प्रकार से ये टीके जो है वो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप प्राणी अपने शरीर में एंटीजन के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, जबकि इसके विपरीत प्राणी बिना एंटीजन के प्रवेश के प्रतिरक्षा की क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट जो इम्यूनोलॉजी है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।